हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं सेकेंड पार्ट भारत में राष्ट्रवाद, जो आपका हिस्ट्री का टॉपिक है, जो 10 नंबर का आएगा, वो सेकेंड पार्ट मैं लेके आया हूँ। इससे पहले मैं 2 पार्ट आपके लिए लेके आ चुका हूँ। पहला पार्ट में एनसीईआरटी का पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। दूसरा पार्ट जो लेके मैं आया हूँ वो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का था, जिसमें 5 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको। ये सेकेंड पार्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। सबसे पहला है, नमक को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण हथियार क्यों माना गया। पहले क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि ये जो नमक है, इसको एक हथियार के रूप में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्यों माना गया। तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर है। ये जो आपका नमक होता है, ये अमीर से अमीर, गरीब से गरीब लोगों की आवश्यकता में आवश्यकता होती है। इसके बगैर किसी का परिवार, चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो चल ही नहीं सकता। नमक तो उसे खाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि ये जो नमक था, वो सारे व्यक्ति क्या करते थे, वहाँ पे नमक जो है सो समुद्र के पास पानी उबालते थे और इस हिसाब से नमक बनाकर बहुत सारे परिवार उस नमक को बेचकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, यानी कर बढ़ा दिया। उसके बाद नमक पर एकाधिकार भी कर लिया। इसे गांधी जी सबसे ज्यादा दमनकारी नीति बताए और इस नीति को जो है सो सोचकर गांधी जी ने ये सोचा कि यदि नमक को हथियार बना लिया जाए तो नमक तो अमीर से अमीर, गरीब से गरीब लोगों की आवश्यकता में आवश्यकता है, तो पूरे देश के स्तर पे हमें सपोर्ट मिलेगा। और इस हिसाब से उन्होंने नमक को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में मान लिए और हुआ भी ऐसे ही। सारे के सारे जितने भी लोग थे उनको सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के बाद जो है सो गांधी जी जब साबरमती से डांडी पहुँचे तो मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन भी किए, नमक कानून का उल्लंघन भी किए और अंग्रेज को बता दिए कि तुम्हें मैं ना टैक्स दूंगा और ना ही तुम्हारा एकाधिकार रहने दूंगा इस नमक पे। ये हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में रहनी चाहिए। ये गरीब से गरीब, अमीर से अमीर व्यक्तियों के हाथ में रहनी चाहिए ये क्षेत्र। और इस प्रकार जो है सो गांधी जी नमक को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक हथियार के रूप में देखे। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे लागू हुआ था। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आपका प्रारंभ हुआ है, ये सबसे पहले नमक सत्याग्रह से ही हुआ है। जब 1929 में आपका लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में आपको ये निश्चय कर लिया गया था कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, अर्थात सविनय मतलब निश्चित, अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन, और आंदोलन तो आप समझते ही हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले ये शुरुआत हुआ था डांडी मार्च से। साबरमती से दांडी सारे के सारे व्यक्ति वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद मुट्ठी भर नमक बनाकर अवज्ञा, आज्ञा का उल्लंघन गांधी जी के द्वारा किया गया, पूरे के पूरे देशवासी के द्वारा किया गया। यही था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर क्यों हुए। तो सबसे पहले यह समझ जाइए कि पूना पैक्ट था क्या। पूना पैक्ट, एक लाइन में यदि आपको जवाब देना हो तो डायरेक्ट आप जवाब देना कि 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था 1932 में, उसी को कहा जाता है पूना पैक्ट। आखिर ये समझौता था क्या। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित करने का ये निर्णय लिए भीमराव अंबेडकर। उनका मानना था
कि भारत में कभी भी दलित वर्ग पर अच्छा जो है सो सोच हो ही नहीं सकता। इनके लिए अलग से निर्वाचन पद्धति भी होनी चाहिए। उनके निर्वाचन जो करेंगे वो दलित वर्ग ही करेंगे निर्वाचन, जिसके कारण जो है सो आपको गांधी जी को जब ये पता चला कि ये पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं और अंग्रेजों ने मान्यता भी प्रदान कर दिया। उस समय में अंग्रेज की गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों ने मान्यता भी प्रदान कर दिया, हाँ आप अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाइए, उसमें दलित वर्ग ही आपका आरक्षित क्षेत्र होगा, आरक्षित वर्ग होगा, दलित वर्ग ही उसको जो है सो चुनेंगे भी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को क्या चाहिए? अंग्रेजों को चाहिए जितना भी हो सके सारे के सारे डिवाइड हो जाए, एकता में ना रहे, यूनिटी बना के ना रहे। तो अंग्रेज तो यही चाहता ही था। और गांधी जी को जब ये पता चला कि अंग्रेजों ने मान्यता प्रदान कर दी और भीमराव अंबेडकर मान भी गए, तो उसके बाद वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। लेकिन गांधी जी की स्थिति दिनों दिन, उस समय में वो पूना में यरवदा जेल में थे, अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके उन्हें यरवदा जेल में रखा था। अब जब वो भूख हड़ताल पे बैठ गए तो बहुत सारे नेता भीमराव अंबेडकर को कहे एक बार आप गांधी जी से मिल लीजिए, गांधी जी की बात तो सुन लीजिए आप। गांधी जी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, आपको मानना न मानना आपके ऊपर है, एक बार उनका बात सुन लीजिए। जब वहाँ पे पहुँचे और उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है उसी को पूना पैक्ट कहा गया और 1932 में वो पहुँचे थे। और इस प्रकार जो है गांधी जी बोले आप पृथक निर्वाचन की मांग को रट लगाए हुए हैं। क्यों रट लगाए हुए हैं? क्योंकि जो दलित वर्ग हैं उन्हें आरक्षित सीट चाहिए, उनका सभी डिपार्टमेंट में उपस्थिति चाहिए। तो मैं आरक्षित सीट देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो अंग्रेज चाह रहा है कि इन लोगों में यूनिटी न रहे, पृथक कर दे, तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना नहीं कीजिए। आपका जो मांग है उसी हिसाब से आप जो है सो मानिए और इस प्रकार जो है सो आपको मैं आरक्षित सीट भी देता हूं और उसके बाद आपको जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है उसके मांग को रट को आप हटा दीजिए। और भीमराव अंबेडकर को चाहिए था क्या? यही चाहिए था कि आरक्षित सीट चाहिए और इस प्रकार दोनों के बीच में समझौता भी हो जाता है 1932 में। उसी को कहा जाता है पूना पैक्ट। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। यह सबसे बड़ी विशेषता थी। डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव 1928 में साइमन कमीशन आया था कि आपको अर्ध राज्य दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब था आधा राज्य पर आपका अधिकार होगा। लेकिन अब 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, वो डायरेक्ट बोल दिए कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अब अंग्रेज को यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई अधिकार नहीं होनी चाहिए। अंग्रेज को जल्दी से जल्दी यहाँ पे खाली करवाना होगा, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। सबसे बड़ी विशेषता थी लाहौर में जो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन था, ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी। दूसरा, उसी अधिवेशन में ये भी निर्णय लिया गया कि हम 26 जनवरी ये जो आने वाला है उसमें 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, वो भी झंडा फहरा कर रावी नदी के किनारे। लाहौर रावी नदी के किनारे है, वहाँ पे पहुँचकर सारे के सारे देशवासी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये भी उसकी प्रमुख विशेषता थी। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्यों 26 जनवरी का डेट रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो दिन था, हम पहली बार झंडा फहराए थे, स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, देश के लिए एक गौरव की बात थी। इसीलिए 1929 के अधिवेशन को
आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी विशेषताएं थी। उसी अधिवेशन में यह भी निर्णय लिया गया कि नमक पर कर जो बढ़ा दिया अंग्रेजों के द्वारा, उसको किसी भी हालत में नमक कर नहीं देंगे और हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। और गांधी जी साबरमती से डांडी पहुंचे थे। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किए थे। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की बात हुई थी, ये भी हुई थी आपको दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में ही। इस प्रकार आप कह सकते हैं लाहौर अधिवेशन में जो प्रमुख विशेषताएं थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग थी, पहली बार हम झंडा फहराए। आज के झंडा उस समय के झंडा में क्या अंतर था? आज अशोक चक्र है बीच में, उस समय में चरखा था, बस यही अंतर था। और जैसे आपका जो है सो केसरिया रंग है, जैसे आपका श्वेत रंग है, जैसे आपका ग्रीन कलर है, वो ऐसे ही उस समय में भी था और आज भी है। बस बीच में आज अशोक चक्र है, उस समय में चरखा था। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ये महत्वपूर्ण अधिवेशन था। तो इस वीडियो में यही 4 क्वेश्चन मैं बताया हूँ। इस प्रकार आपका 9 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट हो सकता है अंतिम वीडियो हो। इतना यदि आप कर लो तो 100% की गारंटी आपको 10 में 10 नंबर आएगा। हिस्ट्री से एक चैप्टर आ रही है, आपको 10 में 10 ना आवे तो हमें आप कहना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।